हाँ जी बेटा, गुड मॉर्निंग। बेटा एसएसटी के जैसे अपना चैप्टर नंबर 3 चल रहा है, नेशनलिज्म इन इंडिया वाला। तो उसके अंदर आपने खिलाफत मूवमेंट पढ़ लिया, रॉलेट एक्ट पढ़ लिया बेटा। अब अपने पास नेक्स्ट जो इंसिडेंट है बेटा वह नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट वाली। तो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के इफ़ेक्ट क्या पड़े, ये क्वेश्चन नंबर। एक्सप्लेन द इफेक्ट्स ऑफ नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट ऑन द इकोनॉमिक फ्रंट। आर्थिक तौर पर इसके क्या फैक्ट पड़े। आपको पता है कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट था महात्मा गांधी द्वारा 1920 के अंदर चलाया गया था, रॉलेट एक्ट के विरोध में, जलियांवाला बाग इंसिडेंट के विरोध में बेटा ये चलाया गया था। तो इसका क्या है, क्या इफेक्ट पड़े बेटा। फॉल इन इंपोर्ट्स। बेटा जो इंपोर्ट्स था, फॉरेन गुड्स वर बायकॉट, लिक्वर शॉप पिकेटेड एंड फॉरेन क्लॉथ्स बर्नट इन ह्यूज बॉनफायर्स। ये बेटा जो फॉरेन गुड्स का था जो बायकॉट कर दिया गया था, जो शराब की दुकानें थी उनकी तोड़फोड़ की गई थी, और जो फॉरेन क्लॉथ की जो विदेशी कपड़े की दुकानें थी उनको आग के हवाले कर दिया गया था। द इम्पोर्ट ऑफ फॉरेन क्लॉथ हालवर्ड बिटवीन 1921 एंड 1922। ये काफ़ी डाउन आ गया था उस टाइम, क्योंकि जो भारतीय लोग थे उन्होंने विदेशी चीज़ों का बहिष्कार कर दिया था। इट्स वैल्यू ड्रॉपिंग फ्रॉम 102 करोड़ टू 57 करोड़। देखो कितनी वैल्यू डाउन आ गई थी, 102 करोड़ से 57 करोड़ के ऊपर आ गई थी, क्योंकि भारतीयों ने विदेशी चीज़ों का बहिष्कार कर दिया गया था। बायकॉट ऑफ फॉरेन गुड्स, बेटा ये भी वही चीज़ है कि महात्मा गांधी जी के द्वारा नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट जो चलाया गया था उसके द्वारा क्या था, जो फॉरेन गुड्स थी उसके अंदर जो मर्चेंट्स थे, ट्रेडर्स थे, उन्होंने व्यापार करने से मना कर दिया था। बूस्ट फॉर इंडियन इंडस्ट्री, और जो भारतीय इंडस्ट्री थी, बूस्ट का मतलब तेज़ी से ग्रो करना, जो भारतीय इंडस्ट्री थी वो तेज़ी से ग्रो करने लग गई थी। क्यों? क्योंकि अब जो लोग थे वो स्वदेशी चीज़ों का प्रयोग करने लग गए थे। तो इस वजह से जो भारतीय इंडस्ट्रियां थी उनके अंदर जो उनकी ग्रोथ थी वो बड़ी तेज़ी से बढ़ गई थी। बायकॉट मूवमेंट स्प्रेड एंड पीपल बिगैन डिस्कार्डिंग इम्पोर्टेंट क्लोथ्स एंड वीयरिंग ओनली इंडियन वंस। ये देखो इन्होंने भी लिख रखा कि भारतीय जो इंडियन वंस, जो इंडिया की बनी हुई चीज़ों का यूज करने लग गए थे। प्रोडक्शन ऑफ इंडियन टेक्सटाइल मिल्स एंड हैंडलूम वेंट अप। जो भारतीय कपड़े की मिलें थी और जो हाथ के बने सामान थे उनकी जो डिमांड थी वो ज़्यादा बढ़ गई थी। इस वजह से जो इंडस्ट्रियाँ थी वो ग्रो करने लग गई थी। तो बेटा ये था नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट जो महात्मा गांधी के द्वारा चलाया गया था, उनका क्या इफेक्ट पड़ा। तो बेटा ये इफेक्ट पड़ा था, 3 जो इफेक्ट हैं ये ध्यान से याद कर लेने हैं। आगे आगे बेटा, हु फॉर्म द स्वराज पार्टी। ये भी बेटा काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वाई वाज दिस पार्टी फॉर्म्ड, ये पार्टी क्यों बनी थी बेटा। तो आपको पता है CR दास एंड मोतीलाल नेहरू ने इस पार्टी का निर्माण किया था। ये CR दास का मतलब चित्तरंजन दास है ये, एंड मोतीलाल नेहरू ये। द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट फेल टू अचीव इट्स ऑब्जेक्टिव ऑफ स्वराज। ये नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट था बेटा, ये अपने उद्देश्यों के अंदर असफल हो गया था। सो विद इन द कांग्रेस सम लीडर्स वर बाय नाउ टायर्ड ऑफ मास स्ट्रगल्स एंड वेंटेड टू पार्टिसिपेट इन इलेक्शन टू द प्रोविंशियल काउंसिल दैट हैड बीन सेट अप बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1919। ये बेटा ध्यान रखनी है कि जो कुछ कांग्रेस के लीडर थे वो ये मास स्ट्रगल, ये जो आंदोलनों से वो थक चुके थे। वो कहते कि आंदोलन हमें ये सफलता नहीं दिला सकते, आज़ादी नहीं दिला सकते। इसलिए उन्होंने क्या किया, इलेक्शन के अंदर पार्टिसिपेट किया, जो कि भारतीय गवर्नमेंट के द्वारा सेट किया गया था एक्ट ऑफ 1919 के द्वारा। दे फेल्ट दैट इट वाज इम्पोर्टेंट टू अपोज ब्रिटिश पॉलिसीज विद इन द काउंसिल्स, argue for reform and also demonstrate that these councils were not truly democratic। तो बेटा उन्होंने क्या किया, इसके द्वारा क्या है वो उन्होंने अंग्रेजों की जो गवर्नमेंट पॉलिसी थी उसका विरोध किया, और उन्होंने ये जताने की कोशिश की कि जो भारतीय काउंसिल है, इलेक्शन काउंसिल कमेटी है, वो रिफॉर्म कर सकती है और जो कि अभी प्रॉपर डेमोक्रेटिक नहीं है। CR दास एंड मोतीलाल नेहरू फॉर्म द स्वराज पार्टी विद इन द कांग्रेस टू आर्ग्यू फॉर ए रिटर्न टू काउंसिल पॉलिटिक्स। तो उन्होंने कहा कि वापस आ जाओ, रिटर्न पॉलिटिक्स के अंदर वापस आओ,
आप इलेक्शन लड़के खुद अपनी सरकार बनाएंगे और जिससे क्या है आप खुद डिसीजन ले सकेंगे। ठीक है बेटा, ये था स्वराज पार्टी किसने की थी? CR दास और मोतीलाल नेहरू ने। मोतीलाल नेहरू कौन थे? जवाहरलाल नेहरू के पिता थे बेटा। उसके बाद क्या था? वाई डिड नॉन कॉपरेशन मूवमेंट ग्रेजुअली स्लो डाउन इन द सिटीज रीजन? बेटा शहरों के अंदर जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट था वो नहीं चल पाया या स्लो था, इसका क्या कारण था बेटा? ये कारण इसके बता रखे हैं बेटा, मैं बताता हूँ आपको। एक्सपेंसिव खादी, शहरों के अंदर जो खादी के कपड़े थे वो बहुत महंगे थे और ये जो भारतीय लोगों की जो डिमांड थी उनको पूरा करने के अंदर असमर्थ थे, क्योंकि गरीब लोग तो खादी को पहन नहीं सकते थे क्योंकि वो बहुत महंगी थी। ठीक है बेटा, वो उनको खरीद नहीं सकते थे, इसीलिए नॉन कॉपरेशन मूवमेंट था, वो विदेशी चीज़ों का प्रयोग करने लगे। नो अल्टरनेटिव्स, अब उनके पास देखो उन्होंने ब्रिटिश गुड्स का तो बायकॉट कर दिया लेकिन उतनी मात्रा के अंदर भारतीय जो इंडस्ट्री थी इतना प्रोडक्शन नहीं कर पाई थी, इसीलिए जो विदेशी गुड्स का अपने पास कोई अल्टरनेट नहीं बन पाया था, तो ये भी एक रीज़न था। लोकल मूवमेंट विद डिफरेंट इंटरप्रिटेशंस, बेटा जो लोकल मूवमेंट था, ये नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट था, ये डिफरेंट अलग अलग तरीके से चलाया गया था। वर्कर्स, इंडस्ट्रियलिस्ट्स, पीजेंट्स, ट्रेडर्स हैड देयर ओन इंटरप्रिटेशन ऑफ गांधी जी नोशन ऑफ स्वराज। इन सभी के अपने अपने बेटा उद्देश्य थे। पीजेंट्स ने क्यों भाग लिया था? क्योंकि जो उनका टैक्स है, लैंड टैक्स है, रेवेन्यू टैक्स है, वो माफ़ हो जाए। ट्रेडर्स ने क्यों किया था? कि जो उनके ऊपर टैक्स है वो माफ़ हो जाए। इंडस्ट्रियलिस्ट्स क्या कहते थे? कि हमें फ्रीडम मिले प्रोडक्शन की। तो ये इन सभी के अपने अपने उद्देश्य थे। दे स्टार्टेड यूजिंग वॉयलेंस मेथड फॉर देयर डिमांड्स, फिर उन्होंने क्या किया? वॉयलेंस मेथड यूज करने लगे थे। ऑल दिस वाज नॉट अप्रूव्ड बाय गांधी जी, ये नहीं चाहते थे कि हम कोई भी वॉयलेंस मेथड यूज करें। तो इस वजह से शहरों के अंदर एक्सपेंसिव खादी बहुत महंगी थी बेटा, अल्टरनेट गुड्स नहीं बन पाई इनके पास, और जो लोकल मूवमेंट विद डिफरेंट इंटरप्रिटेशंस, जो मूवमेंट था उनमें सभी के अपने अपने अलग उद्देश्य थे। स्वराज सभी का एक उद्देश्य नहीं था, आज़ादी सभी का एक उद्देश्य नहीं था बेटा। अब क्वेश्चन नंबर 16 है, एनालाइज द इम्पैक्ट ऑफ जलियांवाला बाग इंसिडेंट ऑन द पीपल। जलियांवाला बाग का लोगों के ऊपर क्या प्रभाव पड़ा इस घटना का? एज द न्यूज ऑफ जलियांवाला बाग स्प्रेड, क्राउड टुक टू द स्ट्रीट इन मैनी नॉर्थ इंडियन टाउन्स। जो ये जलियांवाला बाग इंसिडेंट हुई थी, कांड हुआ था, इसकी नॉर्थ इंडिया के अंदर बहुत ज़्यादा यानी कि अफवाह फैल गई थी। ये जो इनकी सूचना थी वो सारे नॉर्थ इंडियन टाउन के अंदर फैल गई थी। देवर स्ट्राइक्स, क्लैशेज विद द पुलिस एंड अटैक ऑन गवर्नमेंट बिल्डिंग्स। इन्होंने क्या किया? पुलिस के साथ झगड़े स्टार्ट कर दिए और गवर्नमेंट बिल्डिंग को के ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर दिया। इंडियन लीडर्स एंड पीपल रियलाइज द नीड टू लॉन्च अ मोर ब्रॉड बेस्ड मूवमेंट इन इंडिया। भारतीय लीडर थे, उन्होंने कहा कि हमें भारत में एक बड़े लेवल के ऊपर एक मूवमेंट है वो लॉन्च करना पड़ेगा। जलियांवाला बाग इंसिडेंट हैड ए फार रीचिंग इम्पैक्ट ऑन द पीपल्स माइंड एंड द वे दे टुक द ब्रिटिश राज। तो उन्होंने क्या किया? जो जलियांवाला बाग था इंसिडेंट थी, इसका भारतीय लोगों के ऊपर एक गहरा प्रभाव छोड़ा और वो ब्रिटिश राज से अब थक चुके थे कि ये हमारे लिए नुकसानदायक है बेटा। तो ये था जलियांवाला बाग इंसिडेंट का लोगों के ऊपर क्या प्रभाव पड़ा, उनकी सोच के ऊपर क्या प्रभाव पड़ा। आ गया बेटा, एनालाइज द सर्कमस्टांसेस विच लेड टू जलियांवाला बाग इंसिडेंट। जलियांवाला बाग इंसिडेंट है बेटा, उसके अंदर किस वजह से लोग इकट्ठे हुए थे? रॉलेट एक्ट का विरोध करने के लिए, रॉलेट सत्याग्रह चलाने के लिए कि महात्मा गांधी भी इसको एक सत्याग्रह के द्वारा एक शांति से एक आंदोलन चलाया जाए जिससे रॉलेट एक्ट का विरोध किया जाए बेटा। मार्शल लॉ, एक इन्होंने मार्शल लॉ बना दिया था बेटा। सीइंग द पीपल्स रिएक्शन अगेंस्ट अरेस्ट ऑफ देयर लीडर्स, पुलिस इम्पोज्ड मार्शल लॉ इन अमृतसर। मार्शल लॉ इन्होंने अमृतसर के अंदर लागू कर दिया। 13 अप्रैल 1919 जनरल डायर फायर्ड एट द पीपल हु हैड गैदर्ड इन जलियांवाला बाग किलिंग मैनी। ये आपको पता है कि जो जनरल डायर था उन्होंने गोली का ऑर्डर दे दिया था, जिससे क्या था कि जो मार्शल लॉ था कि अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ कोई इकट्ठे नहीं होंगे,
तो जनरल डायर ने उन लोगों के गोली का ऑर्डर दे दिया, जिससे जलियांवाला बाग के अंदर बहुत सारे लोगों की डेथ हो गई थी, शहीद हो गए थे वो। तो बेटा ये क्वेश्चन हो गया अपने पास 13, 14, 15, 16, 17 हो गए बेटा। इसके बाद जो अपने पास है, चलो बेटा ये एक क्वेश्चन और करते हैं। ये प्लांटेशन वर्कर्स टू हैड देयर ओन अंडरस्टैंडिंग ऑफ गांधी नोशन ऑफ स्वराज एक्सप्लेन। बेटा जैसे इन्होंने लिखा था कि सभी के अपने अपने उद्देश्य थे, तो प्लांटेशन जो वर्कर थे उनके क्या उद्देश्य थे स्वराज के प्रति, या उनका अपना क्या उद्देश्य था जो उन्होंने गांधी जी के नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के अंदर पार्टिसिपेट किया। तो बेटा ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पेपर के अंदर आ चुका है। प्लांटेशन वर्कर इन असम, ये प्लांटेशन वर्कर्स कौन से थे बेटा? जो चाय की खेती करते थे, चाय, कॉफ़ी, कहवा जो अपने पेय पदार्थ होते हैं उनकी ये खेती करते थे। तो प्लांटेशन वर्कर इन असम फ्रीडम मीन्ट द राइट टू मूव फ्रीली इन एंड अबाउट ऑफ द कन्फाइंड स्पेस इन विच दे वर इनक्लोज्ड। इनका बेटा ये मैं पहले भी आपको बताया था कि इनका ये था कि ये अंग्रेज़ों की मर्ज़ी के बिना ये इस प्लेस को नहीं छोड़ सकते थे, और अंग्रेज़ इस बात की परमिशन नहीं देते थे कि वो इस प्लेस को छोड़ के जाएं, क्योंकि ये एक्सपीरियंस थे, इनको इसकी खेती का अनुभव था, एक्सपीरियंस था। इस वजह से वो ये चाहते थे कि हमें फ्रीडम मीन्ट द राइट टू मूव फ्रीली। ये देखो फ्रीडम मीन्स प्लांटेशन वर्कर के लिए क्या फ्रीडम का मतलब था कि वो आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा सकें, एंड आउट ऑफ द कन्फाइंड स्पेस इन विच दे वर इनक्लोज्ड, और अपने रिश्तेदारी के अंदर, अपने पुराने गांव के अंदर जा सकें। इट मीन्ट रिटेनिंग इन लिंक विद द विलेज फ्रॉम विच दे हैड कम, वो अपने गांव के अंदर जा सके, वहाँ अपने लिंक क्रिएट कर सकें। तो इसी के लिए ये था। और द गवर्नमेंट हैड पास द इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट ऑफ 1859। बेटा ये याद रखना है, इनलैंड का मतलब क्या है कि वो एक ही लैंड के ऊपर बैठे रहेंगे, इमिग्रेशन वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं जा सकेंगे, और ये एक्ट था 1859 के अंदर पास किया गया था। और इसके द्वारा जो प्लांटेशनर थे, जो वर्कर्स थे, उनको इस बात की मनाही थी कि वो इस प्लेस को छोड़कर जाएं। When the plantation worker heard of the non-cooperation movement, thousands of them defied the authorities, left the plantations and headed towards their homes। तो जब उन्होंने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट सुना तो उन्होंने इमिग्रेशन, इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट का विरोध किया, काम करना बंद कर दिया, और जो अथॉरिटी थी उनको बोल दिया कि हम अपने जो अपने घर हैं हम उधर जा रहे हैं। द प्लांटेशन वर्कर्स बिलीव्ड दैट द गांधी राज वाज कमिंग एंड एवरीवन वुड बी गिवन लैंड इन देयर ओन विलेजेस। और प्लांटेशन वर्कर को ये विश्वास था कि अब गांधी राज आ रहा है, इसमें सभी लोगों को आज़ादी होगी अपने गांव के अंदर जाने की, और सभी को गांव के अंदर ज़मीन मिलेगी। तो बेटा ये था, याद रखना है, इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट ऑफ 1859 बेटा, ठीक है, इनको भी अच्छे से याद करना है। और एक क्वेश्चन और चलो इसके साथ ही आप कर लेते हैं, इसके बाद ये अपना हो जाएगा। ट्राइबल पीपल थे वो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के अंदर क्यों ज्वाइन हुए, उनकी क्या प्रॉब्लम्स थी बेटा? जो ट्राइबल पीपल थे वो फॉरेस्ट के ऊपर डिपेंडेंट थे, अपनी अर्निंग के लिए वो फॉरेस्ट के ऊपर डिपेंडेंट थे। बट अंडर द न्यू फॉरेस्ट पॉलिसी द गवर्नमेंट हैड पुट सेवरल रिस्ट्रिक्शन ऑन द पीपल। अब जो उन्होंने एक नई पॉलिसी अपनाई थी उसके द्वारा ये जो ट्राइबल पीपल थे इनके ऊपर काफ़ी रिस्ट्रिक्शन लगा दी गए थे, काफ़ी प्रतिबंध लगा दिए गए थे कि वो फॉरेस्ट का यूज करेंगे तो उनको टैक्स देना पड़ेगा, गवर्नमेंट को पैसे देने पड़ेंगे। क्लोजिंग लार्ज फॉरेस्ट एरिया फॉर द ट्राइबल पीपल, उनके लिए जो क्लोजिंग एरिया था, क्लोजिंग यानी कि जो फॉरेस्ट थे उनके लिए बंद कर दिए गए थे। फोर्सिंग द लोकल पीपल टू कंट्रीब्यूट बेगार, जो लोग थे उनको बेगार के लिए, बेटा बेगार का मतलब क्या होता है? अ वर्क विदाउट पेमेंट। बेगार का मतलब क्या होता है? वर्क विदाउट पेमेंट, उनसे काम ले लेना लेकिन उनको पैसे ना देना। प्रिवेंटिंग पीपल फ्रॉम एंटरिंग द फॉरेस्ट्स टू ग्रेज देयर कैटल्स, अब जो ये लोग थे अपने पशुओं को चराते थे फॉरेस्ट के अंदर, उनके ऊपर भी रोक लगा दी गई थी। और कलेक्ट फ्यूल वुड एंड फ्रूट्स,
और जो वो लकड़ियों का यूज करते थे और फ्रूट्स का यूज करते थे उनके ऊपर भी प्रतिबंध लगा दिए गए थे। तो इन सब चीज़ों के कारण जो ट्राइबल पीपल थे वो भी गांधी जी के नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के अंदर शामिल हो गए। उन्होंने सोचा कि शायद महात्मा गांधी हमारी इस जो न्यू फॉरेस्ट पॉलिसी थी उनसे हमें मुक्ति मिल सके और हम अपनी आजीविका को पहले की तरह कमा सके बेटा। तो ये था इसका। तो अब ये अपना क्वेश्चन हो गए हैं 1 2 3 4 5 6 7 क्वेश्चन हो गए हैं बेटा। तो इन 7 क्वेश्चन को करोगे और बेटा आगे भी पढ़ोगे, सेम आगे क्वेश्चन आ रहे हैं बार बार, तो इनको आप पढ़ेंगे कल। ये शॉर्ट क्वेश्चन है, उम्मीद आप कोशिश करेंगे कि कल या परसों तक इसका ख़त्म कर दे। फिर इसके लॉन्ग है, लॉन्ग भी सेम ही आएंगे, कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। अगर शॉर्ट आ गए हैं तो लॉन्ग भी साथ के साथ आ जाएंगे। ठीक है बेटा, ओके, हैव ए गुड डे।